रात के 11 बज रहे थे। ठंड काफ़ी थी और इसकी वजह से रात जैसे और गहरी लग रही थी। रिद्धिमा अपने कमरे से बाहर आई और बालकनी से बाहर सोनी सड़क की ओर देखने लगी। वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। अरमान, उसका पति, जो अभी तक अपने ऑफिस से घर नहीं लौटा था, उसका ही इंतज़ार कर रही थी वो। आजकल यही रूटीन बन गया था, रिद्धिमा का इंतज़ार करना, अरमान का देर से लौटना और डिनर ऑफिस में करने की बात कहकर अपने बेडरूम में जाकर लेट जाना। और रिद्धिमा, जो इतनी देर तक सिर्फ अरमान का इंतज़ार करती थी, उसके साथ डिनर का इंतज़ार करती थी, बिना कुछ खाए चुपचाप अरमान के पास आकर लेट जाती। रिद्धिमा समझ सकती थी कि अरमान सोने का नाटक करता है, पर वो भी तो वही करती थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह सोने का नाटक करते हैं और आंखें बंद किए हुए पड़े रहते थे, पर दोनों की नींद आंखों से 100 कोस दूर होती थी। दोनों ही अपनी अपनी चिंता में, अपने अपनी उलझन में उलझे रहते थे, पर एक दूजे से अपनी समस्याएं बांटना जैसे वो भूल ही गए थे। रिद्धिमा ने काली अंधेरी सुनसान सड़क की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी ज़िंदगी भी तो इसी सड़क की तरह सुनसान और काली थी। अरमान जैसे हम सफ़र के रहते, वो अपने सफ़र में अकेली थी। कुछ दिनों से दोनों में जैसे शीत युद्ध चल रहा था और दोनों ही अपने अपने दुर्ग में बंद थे। रिद्धिमा ने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और अपने कमरे में आ गई। उसने अपने विवाह का एल्बम निकाला और देखने लगी। अरमान कितना खुश नज़र आ रहा था दूल्हे के रूप में, और वो भी, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अरमान जैसा साथी पाना उसके लिए असंभव ही था। पापा ने विदा करते वक्त कहा था, बेटा एक बात याद रखना, अरमान सिर्फ तेरा लाइफ पार्टनर ही नहीं, एक सच्चा और अच्छा दोस्त भी है, और इस दुनिया का शायद सबसे अच्छा इंसान भी है। तो उसे कभी भी कोई दुख मत देना, और अपनी हर खुशी, हर दुख, हर दर्द, हर बात उससे बांट सकती है। और आज से तेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी होगी, दर्द का नामो निशान नहीं होगा, ये याद रखना। पास में खड़ी अंजलि दीदी ने चुटकी ली थी। अच्छा, तो पापा कहना चाहते हैं कि आपके बड़े दामाद अच्छे इंसान नहीं हैं? वो मुझे खुश नहीं रखते, शशांक मुस्कुराते हुए बोले थे। अतुल के तो कोई जवाब ही नहीं बेटा, पर अरमान बिल्कुल अलग इंसान है, तू भी एक दिन मान जाएगी, देख लेना। अंजलि मुंह फुलाते हुए बोली थी, पापा वो आपके दामाद से पहले मेरे देवर है, मैं उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ, और इसलिए तो आज मैं अपनी रिद्धि के लिए इतनी खुश हूँ। अरमान बोल पड़ा था, पापा मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे रिद्धिमा मिली, वो भी इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। अंजलि ने आंखें तरेर कर कहा था, अच्छा देवर जी, इसका मतलब है मैं अच्छी नहीं हूँ? अरमान हंसते हुए कहता है, आप तो मेरी भाभी से ज़्यादा दोस्त हो अंजलि भाभी, जो बात में रिद्धिमा से नहीं कह सकता, आपसे शेयर कर सकता हूँ। रिद्धिमा चुपचाप थी, क्योंकि वो बचपन से ही थोड़ी शर्मीली और कम बोलने वाली लड़की थी, पर सुहाग रात को उसने सबसे पहले यही प्रश्न अरमान के सामने रखा था कि तुमने ऐसा क्यों कहा अरमान, कि जो बातें दी से शेयर कर सकते हैं वो मुझसे नहीं? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? अरमान थोड़ी देर चुप रहा, फिर रिद्धिमा के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं रिद्धिमा, पर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं जो सिर्फ दोस्त से शेयर कर सकते हैं, पति या पत्नी से नहीं। ऐसी बातें जो पति पत्नी में दरार पैदा कर सकें, उन्हें एक दूसरे से नहीं कहना चाहिए। रिद्धिमा ने कहा था, मैं समझी नहीं। अरमान उसके कोमल गाल को प्यार से स्पर्श करते हुए मुस्कुराते हुए कहता था, हर इंसान में कुछ न कुछ कमज़ोरी होती है रिद्धिमा, अगर पति या पत्नी को एक दूसरे की वो कमज़ोरी पता चल जाए तो उसे पसंद नहीं है, तो रिश्ते में दरार आ जाती है। पर रिद्धिमा उसके गले लगते हुए बोली थी, तुम मेरी ज़िंदगी हो अरमान, और ज़िंदगी में जितनी भी कमज़ोरी हो हम उसे अपने से दूर नहीं करते, और तुमने भी तो मुझे मेरी सारी कमज़ोरी के साथ अपनाया है, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा एहसान। पर उसके बात ख़त्म होने से पहले ही अरमान उसे बाहों में भींचते हुए कहा था, तुम मेरे लिए क्या हो तुम्हें नहीं पता रिद्धिमा, तुम में कोई कमज़ोरी नहीं, याद रखना। फिर उसकी झील जैसी आंखों में झांकते हुए गुनगुनाया था, आज की रात, ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। रिद्धिमा समझ गई थी कि अरमान बात टालना चाहता है, और वो भी आज की खूबसूरत रात को इस बहस में ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई थी। ज़ोर से हवा बहने के कारण खिड़की का पल्ला बंद हुआ था और रिद्धिमा वर्तमान में लौट आई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अलमारी से दूसरी एल्बम निकाली, जिसमें उसके बचपन की सारी तस्वीरें थीं। मेरा परिवार
एल्बम के ऊपर मम्मा की लिखावट थी। उसने उस पर अपनी उंगलियां फहराईं और रूंधे स्वर में बोली, मम्मा आप बहुत याद आती हैं, कहाँ हैं आप? एल्बम में मम्मा, पापा, अंजी दी और उसके फ़ोटोज़ भरे हुए थे। उसने मम्मा की तस्वीर पर हाथ फेरे और अपने आंसू संभालने की कोशिश करते हुए अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। इंसान की ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक यूं ही गुजरती जाती है, पर हमें वही क्षण याद रह जाता है जिस पल में हमें कोई खुशी हासिल होती है या बहुत बड़ा दुख, कोई सदमा। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, पर समय उस सदमे से, दुख से हमें कभी भी उबार नहीं पाता, जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह पलट कर रख देता है। मेरे जीवन में दो ऐसे पल हैं जो कभी भुलाए नहीं भूलते। एक पल जब मैंने मम्मा को खोया और दूसरा पल जब मैंने अरमान को पाया। मम्मा को खोकर जीने की सारी इच्छा ही चली गई थी, पर अरमान को पाकर लगा था जी जाऊंगी और अरमान का प्यार मम्मा को खोने का दर्द कम कर देगा। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों हर दुख तकलीफ में अरमान के पास न जाकर मम्मा के पास दौड़ी आती हूँ? क्या अरमान का प्यार कम पड़ गया है? मैंने तो अरमान से वादा किया था कि चाहे कभी उसके किसी भी कमी के बारे में पता चले, मैं उसे सर आंखों पर लूँगी, उसकी कमी को अनदेखा करके उसे गले लगा लूँगी। पर आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब अरमान मुझ में इतनी सारी कमी के बावजूद मुझे अपना सकता है, तो मैं उसे क्यों नहीं? क्या अरमान का प्यार ही काफ़ी नहीं है मेरे जीने के लिए? कार के हॉर्न की आवाज़ सुनकर रिधिमा ने लिखना बंद किया और खिड़की के पास आ गई। पर यह अरमान की कार नहीं थी, ये सफ़ेद रंग की जैन थी और अरमान की गाड़ी आसमानी रंग की थी, क्योंकि रिधिमा को आसमानी रंग बहुत पसंद था। इस घर में सारी चीज़ें रिधिमा की पसंद की ही आती थीं। अरमान का कहना था जो रिधिमा को पसंद है वही उसकी भी है, जो रिधिमा चाहेगी वही इस घर में होगा। पर आज अरमान क्यों? रिधिमा ने सर हटाकर अपने सोच को दूर करने की कोशिश की जो उसे परेशान कर रही थी, और डायरी के पन्ने फिर से खोल लिए और लिखना शुरू किया। बचपन में सब मुझे मम्मा की चिपकू कहकर बुलाते थे। एक पल भी मम्मा से कभी अलग नहीं होती थी, क्योंकि मम्मा ने ही ये बुरी आदत लगाई थी मुझे। मम्मा ने बताया था जब मैं नन्ही सी थी तो मुझे टाइफाइड हुआ था और बचने के चांस बहुत कम थे। मम्मा दिन रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। किसी ज्योतिषी ने बताया था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगी, इसलिए मम्मा एक पल मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। मेरे लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। मैं जहाँ जाती वो साथ जाती थी, यहाँ तक कि अंजलि दी स्कूल बस में स्कूल जाती और मैं मम्मा के कार में। मम्मा स्कूल छोड़कर मुझे वापस भी ले आती थी। नृत्य क्लास में साथ जाती और घंटों बैठी रहती थी। पापा को सबसे काफ़ी चिढ़ थी। उनका कहना था बच्चों को बहादुर होना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, पर मम्मा तो अपनी लाडली को कुछ भी करने नहीं देती थी। रिद्धिमा बीते दिनों की याद में खो गई। जब दीदी हॉस्टल चली गई और पापा कुछ महीनों के लिए इंग्लैंड चले गए थे, तब वो और मम्मा एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, मानो दोनों को और किसी की ज़रूरत ही नहीं। मम्मा फोटोग्राफ़र थी और रिद्धिमा के फ़ोटो निकालते कभी थकती नहीं थी। फिर उसके जीवन में वो पल आया जिसकी उसने क्या किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पिता की बहन की बेटी अर्थात रिद्धिमा की मौसेरी बहन का विवाह था। रिद्धिमा तो वहाँ जाने के लिए सुबह से उछल रही थी, पर अंजलि ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसका फाइनल एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में था और स्कूल में स्टडी लीव होने के कारण वो घर आई थी और अपना टाइम किसी और चीज़ में ज़ाया नहीं करना चाहती थी। पर रिद्धिमा ने कहा था मेरा भी तो एग्ज़ाम है दी, पर मैं तो जाऊंगी मम्मा के साथ। अंजलि ने भौहें चढ़ाकर कहा था, पापा आपकी ये बेटी तो बिगड़ चुकी है, पढ़ाई के नाम से भागती है। एक काम कीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। शशांक पहले तो अंजलि की बात पर हंस पड़े, फिर रिद्धिमा से कहा, बेटा तेरा फाइनल एग्ज़ाम है, अभी मत जा। पर रिद्धिमा तो लाडली होने के साथ ही ज़िद्दी भी थी। उसने उत्तर दिया, पापा टेंशन मत लो, मैं अंजलि दी की तरह टॉप तो नहीं आऊँगी, पर पास कर जाऊँगी। पर मम्मा मुझे छोड़कर जाएंगी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगी, मेरा ध्यान उधर ही रहेगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पदा ने भी मनोहार करते हुए कहा था, जाने दीजिए ना मेरे बच्ची को मेरे साथ, वरना मैं क्या खाक वहाँ शादी का आनंद उठाऊँगी, मेरा ध्यान इधर ही रहेगा। अंजलि ने कहा था, मम्मा आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं, मैं हूँ ना अभी यहाँ, पापा और रिद्धि को संभाल लूँगी मैं। रिद्धिमा मम्मा से चिपटते हुए बोली थी, नो मम्मा ये मेरे जान के पीछे पड़ जाएगी, सारा दिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री लेकर मेरा दिमाग खाएगी,
मुझे दी के पास छोड़कर मत जाओ। शशांक हो करके हंस पड़े थे। फिर बोले, ठीक है, ले जाओ अपनी लाडली को, पर 2 दिन में वापस आना है आप लोगों को। और पद्या ड्राइवर को साथ लेती जाओ, खुद गाड़ी ड्राइव मत करना। पद्या मुस्कुराते हुए बोली थी, मुंबई से पुणे 4 घंटे का सफ़र है और मैं दिल्ली तक खुद गाड़ी चलाकर गई हूँ। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? शशांक ने सर हिलाते हुए कहा था। ठीक है, पर इस पर शशांक ने सर हिलाते हुए कहा था, ठीक है, पर इस पागल लड़की के हाथ गाड़ी की चाबी ना लगे। इसने अभी ठीक से नहीं सीखा है और इसका दिमाग सही जगह नहीं रहता कभी। रिद्धिमा इतना सुनते ही मुंह फुलाकर बैठ गई, पर पद्या ने उसके गाल पर थपकी देते हुए कहा था, रिद्धि, पापा को तेरी फिक्र है बच्चा, इसलिए कहते हैं। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तो नाराज़ होती है तो अच्छा नहीं लगता। रिद्धिमा ने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और बड़बड़ाई, मम्मा, अरमान ने भी तो यही कहा था जैसा आप कहती थीं, पर आज उसे क्या हो गया है? आजकल तो उसे मेरे आंसू भी नहीं दिखते। रिद्धिमा को वो मनहूस दिन याद आया जब वो और मम्मा शादी अटेंड कर वापस लौट रहे थे। पद्या गाड़ी चला रही थी और रिद्धिमा शादी के फ़ोटोज़ देखने में व्यस्त थी। 2 घंटे के बाद रिद्धिमा को लगा मम्मा कुछ थकी हुई लग रही हैं, सो उसने खुद गाड़ी चलाने की बात की। रिद्धिमा जानती थी मम्मा सचमुच थकी हुई हैं, शादी में सारी रात जगी हुई थी। रिद्धिमा को लगा कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, वो खुद गाड़ी चला लेगी जब तक मम्मा थोड़ा आराम कर लेंगी। रिद्धिमा को पद्या ने ही ड्राइविंग सिखाई थी और वो एक बहुत अच्छी ड्राइवर थी, पर पद्या ने उसे मना कर दिया था। रिद्धिमा ने कहा था कि मम्मा बस आधा घंटा रेस्ट कर लें, तब तक वो बहुत धीरे धीरे ड्राइविंग करेगी। पद्या मान गई थी और पिछली सीट पर जाकर लेट गई थी। रिद्धिमा बहुत ही धीरे और ध्यान से कार चला रही थी कि तभी एक ट्रक फुल स्पीड से आकर एक पेड़ से टकराया था और फिर रिद्धिमा की कार से। रिद्धिमा संभल नहीं पाई थी और गाड़ी उलट गई थी। रिद्धिमा तो गाड़ी के नीचे दब गई थी, पर मम्मा सीट बेल्ट न बंधे होने से गाड़ी से दूर सड़क पर फेंक गई थी। रिद्धिमा उसी हालत में चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा उठ जाओ वरना कोई गाड़ी आ जाएगी। पर पद्या शायद बेहोश हो गई थी और कुछ ही पल में एक बस उसके पैरों को मसलते हुए आगे बढ़ गई थी। रिद्धिमा इतना देखते ही बेहोश हो गई थी। लगभग 15 दिन के बाद उसे ठीक से होश आया था और समझ आया था कि उसने मम्मा को खो दिया है और साथ ही अपना एक पैर भी। उसके शरीर पर ढेर सारी सर्जरी हुई थी। उसके बाद लगभग 6 महीने तक वो बेड पर ही थी। बाद में उसके दाहिने पैर में रोड लगाया गया था जिससे वो चल पाए, पर उसके लिए चलना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। जब भी वो चलने की कोशिश करती उसे मम्मा के चकनाचूर हुए पैर याद आते और वो अपने होश खो बैठती थी। उसने मम्मा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान लिया था और ख़ुद भी मर जाना चाहती थी। इस वक्त पर उसके पापा और दी हरदम साथ थे। अंजलि दी घर आ गई थी और हर पल रिद्धिमा के साथ रहती थी। धीरे धीरे रिद्धिमा इस गम से उभरने लगी थी, पर चलना फिरना उसके लिए मुश्किल सा हो गया था। अंजलि दी के बार बार कहने पर उसने अपनी पढ़ाई घर से ही आरंभ कर दी थी, पर उसे अब किसी चीज़ में कोई उत्साह ही नहीं था। समय गुजरते जा रहे थे और रिद्धिमा घर से BA पास कर चुकी थी और आगे पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था उसके लाइफ में अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अब बैसाखियों के सहारे थोड़ी चलती थी। अंजलि ने इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स कर लिया था और अब उसके लिए अच्छे घरानों से रिश्ते आ रहे थे, पर अंजलि रिद्धिमा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए विवाह में मना कर रही थी। तभी अतुल के पापा, जो शशांक के अच्छे दोस्तों में थे, अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे अंजलि के लिए। शशांक को तो अतुल बहुत पसंद आया था, पर अंजलि मना कर रही थी, तो अतुल ने अपना बिजनेस दिल्ली से यहाँ शिफ्ट कर लिया था। अतुल के पापा ने हंसते हुए कहा था, अब तो मना मत करना अंजलि बेटा, अब आप इसी शहर में रहेंगी और अपनी बहन से दूर भी नहीं होंगी। अंजलि कुछ कहने जा रही थी कि तभी अतुल के मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर अब भी आप मना करोगी तो मेरे छोटे बेटे से आपकी बहन का विवाह देकर उसे छोटी बहू बना लूँगी। अंजलि को भी अतुल बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने रिश्ता स्वीकार कर लिया था और शायद अपनी बहन को अपनी देवरानी बनाकर ले जाने का सपना भी देखने लगी थी। पर रिद्धिमा के लिए ऐसा सपना देखना एक अपराध जैसा था। वो जानती थी कोई भी होनहार हैंडसम लड़का उस लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा जिसका सहारा बैसाखी या व्हील चेयर हो। रिद्धिमा ने जीने की उमंग बिल्कुल खो दी थी, पर जिस दिन अरमान को देखा फिर से जीने की इच्छा बलवती होने लगी। वो पहली बार अंजलि दी की शादी में ही उससे मिली थी, जब दी का विवाह हो रहा था और वह व्हील चेयर पर बैठी रस्में देख रही थी।
तभी एक खूबसूरत सा नौजवान उसके पास आया और बड़ा प्यारा सा मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही अंजलि भाभी की छोटी बहन हैं। रिद्धिमा ने सर हिलाया था तो वो झट से बोल पड़ा, तो फिर आप चुपचाप बैठी क्यों हैं? अतुल भैया यानी आपके जीजू के जूते छुपाने नहीं हैं क्या? पर रिद्धिमा कुछ कहने से पहले ही उसकी नज़र रिद्धिमा की व्हीलचेयर पर चली गई थी और उसका चेहरा उतर गया था। वो बोल पड़ा, सॉरी मुझे पता नहीं था। रिद्धिमा ने तुरंत इट्स ओके कहा था पर अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। सच में उसने और मम्मा ने दी की शादी के समय मस्ती करने के कितने सपने देखे थे। वो दोनों जब इस बारे में बात करते तो पापा मुस्कुराते हुए कहते थे, पद्या आप बेटे की माँ हो, कोई सहेली नहीं जो रिद्धि के साथ ये सब डिस्कस कर रहे हैं। आप पर उस समय कितनी जिम्मेदारियाँ होंगी, कभी सोचा है? पद्या तुरंत जवाब देती, आप पापा हो, आप संभालना जिम्मेदारी, हम दोनों तो एंजॉय करेंगे, है ना रिद्धि? रिद्धिमा ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाती थी। रिद्धिमा अपने आंसू छुपाने का प्रयास कर रही थी पर शायद अरमान समझ गया था, इसलिए अपना हाथ बढ़ाता हुआ बोला, मैं आपके जीजू का भाई अरमान मलिक, आपका नाम जान सकता हूँ? रिद्धिमा एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम रिद्धिमा है, रिद्धिमा गुप्ता। अरमान तुरंत बोल पड़ा था, वाह बहुत खूबसूरत नाम है। वैसे आपको पता है जब मैं छोटा था तो मेरी क्लास टीचर थी रिद्धिमा नाम की। तब से मुझे लगता था हर रिद्धिमा खूबसूरत होती है और सच में आज ही साबित हो गया कि रिद्धिमा नाम की लड़की बेहद खूबसूरत होती है, आपकी तरह। रिद्धिमा समझ गई थी अरमान उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। उस दिन अरमान बहुत देर तक उससे बातें करता रहा था और शायद उस दिन के बाद रिद्धिमा फिर से सपना देखने लगी जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। वो समझ गई थी अरमान उससे शायद हमदर्दी रखता था पर उसके साथ विवाह की बात सोचना असंभव ही था। अंजलि दीदी के ससुराल चले जाने पर रिद्धिमा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हाँ दी हर संडे ज़रूर आती थी और सारा दिन पापा और रिद्धिमा के साथ व्यतीत करती थी, पर उसके जाने के बाद रिद्धिमा को फिर उदासी घेर लेती थी। एक दिन अंजलि ने आकर सूचना दी कि उसने रिद्धिमा का एडमिशन बीए में करवा दिया है, अब उसे घर में बोर होने की ज़रूरत नहीं। रिद्धिमा आश्चर्य से बोली कि वो कॉलेज कैसे जा सकती है जबकि वो 2 कदम चलने पर लड़खड़ाती है। अंजलि का कहना था वो खुद उसे कॉलेज ले जाएगी और फिर घर छोड़ जाया करेगी, पर रिद्धिमा का कहना था वो कॉलेज में इस हालत में नहीं जाना चाहती। तो अंजलि ने कहा था कि वहाँ अरमान रहेगा, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरमान का नाम सुनते ही रिद्धिमा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। वो अंजलि दी के विवाह के बाद कभी भी अरमान से नहीं मिली थी क्योंकि वो उससे कोई लगाव नहीं रखना चाहती थी और अरमान भी कभी उसके घर नहीं आया था। पर अब तो वो कॉलेज में साथ साथ रहेगा तो रिद्धिमा उस नौजवान से दूर कैसे रहेगी, कहीं उसकी आंखें कोई सपना देख न लें। उसने विरोध करते हुए कहा, नहीं दी, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अंजलि उसे छिड़की देती हुए बोली थी, पागल लड़की, वो तुझे सहानुभूति के लिए नहीं सपोर्ट के लिए वहाँ रहेगा और वो तो उस कॉलेज में पहले से ही है, तेरे लिए नहीं जा रहा। उसने वहाँ बीबीए करने के बाद एमबीए कर रहा है। तो एक दिन उससे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि तेरा भी सपना था अपना बिजनेस हो और तू भी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहती थी, तो उसी ने सुझाया कि तेरा एडमिशन करवा दूँ। रिद्धिमा उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई थी, पर अगले सोमवार जब वो कॉलेज जाने के लिए दी का इंतज़ार कर रही थी, दी के बदले अरमान को देखकर चौंक गई थी। अरमान उसे कॉलेज के लिए लेने आया था। वो डेनिम शर्ट और काले रंग के जींस में खूब जच रहा था और होठों पर वही मोहक मुस्कान थी। रिद्धिमा की हिचकिचाहट को दूर करता हुआ वो बिंदास स्वर में बोल उठा था, चलिए भाभी जी की लाडली बहन, आपको कॉलेज पहुंचा दूं। भाभी बहुत व्यस्त थी तो मुझे हुक्म दिया कि मैं आपको ले जाऊं। रिद्धिमा ने बस इतना कहा था पर अरमान तुरंत बोल उठा था, पर वो कुछ नहीं, वरना भाभी मुझे कान पकड़कर खड़ा कर देंगी या मुर्गा बना देंगी। और आप चाहती हैं क्या एक जवान लड़का मुर्गा बनकर कुकड़ुक्कू करे? रिद्धिमा उसकी बात करने के लहजे से मुस्कुरा उठी थी। अरमान के सामने उसकी एक नहीं चली थी और फिर यही रूटीन बन गया था। अरमान का रोज़ टाइम पर आना, रिद्धिमा को साथ कॉलेज ले जाना और फिर घर वापस छोड़ जाना। वो कॉलेज में भी रिद्धिमा का ख्याल रखा करता था और रिद्धिमा ने महसूस किया था जब वो अरमान के साथ होती तो दूसरी लड़कियां कैसी जलन भरी नज़रों से उसे देखा करती थी। जब भी वो अरमान के साथ होती तो उसके जैसे पाँव ज़मीन पर ही नहीं टिकते थे और वह हवा में उड़ने लगती थी।
अब उसे रात को मीठी नींद आने लगी थी और मम्मा के बजाय वो सपने अरमान को देखती थी। उसकी बातें, उसके चुटकुले रिद्धिमा के कानों में सारा दिन गूंजते रहते थे और मीठी मुस्कान से उसका चेहरा खिला हुआ रहता था और लगा था जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। वो कुछ ही महीनों में चलने लगी थी। कभी कभी वो बैसाखियों का सहारा ज़रूर लेती, पर अब व्हील चेयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती थी। रिद्धिमा जानती थी वो जादूगर अरमान ही है और शायद रिद्धिमा भी अब जीना चाहती थी अरमान के साथ, और इसके लिए उसे ठीक होना था। उसे अरमान की सहानुभूति नहीं, साथ चाहिए था, और साथ पाने के लिए उसे बैसाखी के सहारे की ज़रूरत नहीं, खुद के पैरों पर चलना था।